नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टॉपिक पर, सामाजिक स्तरीकरण टॉपिक पर। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 3 प्रश्न की उम्मीद इससे हम कर सकते हैं जो इससे पूछे जाएंगे। और मैंने इस तरीके से लेक्चर को डेवलप किया है, कंप्रहेंसिव ढंग से एक आर्टिकुलेट किया है कि कोई भी प्रश्न छूटने की उम्मीद ना रह जाए, जिससे आपके सभी प्रश्न सही हो जाएं। और अभी हम लेक्चर को बहुत ही व्यवहारिक ढंग से, सरलता में, समग्रता में डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएं। डियर फ्रेंड्स, हमारे पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी फीस 6000 रुपये है। और ये 30 मार्च तक जो है कोर्सेज के पर 5% डिस्काउंट भी है। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारी फीस है 11000 रुपये, उस पर 10% डिस्काउंट है। और यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ बाद हमारी जो फीस है वो है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन मेंस में सोशियोलॉजी पढ़ाने के संदर्भ में, उसमें हमारी फीस है 25000 रुपये, जिस पर 10% डिस्काउंट है होली तक। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई होती है, उसको आप फॉलो करिए, हमें कॉल करिए। और यदि आप सेटिस्फाई हैं तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम इस तरीके से अपने लेक्चर को डेवलप करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, आंसर राइटिंग करवाते हैं, आंसर को फार्मेटिंग करवाते हैं, बैक के आंसर को एक नए स्टाइल में फार्मेट करवाते हैं डायग्राम के माध्यम से, और सभी टॉपिक पर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएं और आप एक अच्छी समाजशास्त्री समझ रखें, आप अपने विषय में बेहतर से बेहतर नंबर लाएं। ये मेरी उम्मीद रखता हूं, मैं ये काफ़ी इस संदर्भ में मेहनत भी करता हूं। तो लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पेड लेक्चर के लिए आप कॉल करें 7054161270 पर। सबसे पहले हम स्ट्रेटिफिकेशन को कैसे समझें। स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण एक नेचुरल प्रघटना भी है, एक भौतिक प्रघटना भी है। और ये समाज में कैसे आई। अगर आपने भूगोल पढ़ा हो तो वहाँ आप देखेंगे कि सियाल सीमा निफे का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब पृथ्वी 3 भागों में इस तरीके से स्तरीकृत है, सियाल सीमा निफा। तो ये भूगर्भ शास्त्र से ये लिया गया है स्तरीकरण का शब्द। और अगर इसे हम सामाजिक जीवन में देखें तो आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जैसा कि मैंने अपने पुराने लेक्चर में भी बताया, में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जहाँ ब्राह्मण पहले स्थान पर, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर, वैश्य तीसरे स्थान पर और शूद्र चौथे स्थान पर हैं। ये भी एक स्तरीकरण है। या कभी यदि जिस भी पोस्ट पर यदि आप काम करेंगे, जैसे जब यदि असिस्टेंट प्रोफेसर को ही ले लें तो सबसे बड़ा जो प्रोफेसर है ना, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे पद होते हैं। ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन है। और अगर आप देखते हैं तो जैसे पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए मतलब ग्रेजुएशन, इस तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है एजुकेशन में। और उसी तरीके से हम लोग डॉक्टर में देखते हैं, डॉक्टर्स में प्रोफेसर होते हैं, एमडी होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमएस होते हैं, ये सब तमाम तरीके की स्ट्रेटिफिकेशन है। और यदि हम ब्यूरोक्रेसी में देखें तो उस तरीके से हमें सेक्रेटरी से लेकर नीचे तमाम प्रकार के स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग एक सामान्य समझ स्तरीकरण की आपको हो गई होगी कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या बला है। अब हम लोग समाजशास्त्री नज़रिए से स्ट्रेटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे समझें। तो इसमें मैं बात करूंगा परिभाषा के स्तर पर, विशेषताओं के स्तर पर, स्तरीकरण के क्या आधार हैं, क्यों स्तरीकरण होता है उसके स्तर पर, अलग अलग समाजशास्त्रियों की राय, अलग अलग समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों, पद्धतियों की बातचीत की जाएगी, और उससे जुड़े जो भी स्वरूप हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी। किसी भी प्रकार के फैक्ट को छोड़ा नहीं गया है, जिसे आपके प्रश्न इसी लेक्चर से आ जाए, अलग से आपको कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। आखिरी पर तक हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेमंड मूरे को लेते हैं। रेमंड मूरे क्या कहते हैं स्तरीकरण के बारे में। वो कहते हैं स्तरीकरण उच्चतम एवं निम्नतम सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है। यानी समाज का समानांतर विभाजन कैसे फ्रेंड्स, यानी कि बिल्कुल समाज जो है उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी में लगातार बटा हुआ है। ठीक समानांतर विभाजन है, यानी पैरेलल डिवीजन है। जैसे
इसी को मार्क्स के शब्दों में क्या कहा जाए, तो कहता है जिसके पास उत्पादन के साधन है वो एक प्रकार का वर्ग बनाता है, जिसके पास नहीं है वो दूसरे प्रकार का बनाता है, यानी कि वो प्रोलेटेरियत है या गरीब है। और यही अगर दूसरे समाजशास्त्री नजरिए से वेबर के अनुसार देखा जाए तो 3P का कंसेप्ट देते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब टालकट पार्सन्स क्या कहते हैं, टालकट पार्सन्स कहते हैं, चूंकि प्रकारवादी व्याख्या करते हैं तो ये कहते हैं किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में विन्यास में विभाजन, व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन स्त्रीकरण है। ये एक प्रकार्यात्मक व्याख्या है, यानी कि हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहिए, उसके नीचे हमें एडीएम चाहिए प्रशासन के लिए, उसके बाद हमें डीएम चाहिए, उसके बाद एसडीएम चाहिए, उसके बाद नीचे के जो है हमें पदाधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि एक क्रम विन्यास है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं, जिन्सबर्ग कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण समाज के उन स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभाजन है, स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभाजन है जो परस्पर श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। दो कीवर्ड से जिन्सबर्ग में, श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अंतर संबंधित है। मजदूर के बिना मालिक का कोई मतलब नहीं है और मालिक के बिना मजदूर का कोई मतलब नहीं, तो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अब हम लोग बात करेंगे विशेषताओं पर। इतना आप उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ठीक तरीके से समझ लिया होगा कि चाहे वो वर्गीय आधार पर हो, चाहे वो जातीय आधार पर हो, चाहे वर्ण आधार पर हो, चाहे वो प्राकृतिक आधार पर हो, जैविक आधार पर हो, वो विभाजन है। फिर हम लोग देखते हैं विशेषताएं। मेल्विन ट्यूमेन क्या कहते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं देते हैं, पूछा जा चुका है मेल्विन ट्यूमेन ने स्त्रीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं दी। तो आपको याद रखना है, पहली विशेषता है वो कहते हैं स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। मतलब ये स्त्रीकरण कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, ये समाज जब से है तब से उच्च और निम्न का स्त्रीकरण देखने को मिलता है। भाई कबीलाई समाज के बाद आपने सदैव देखा कि उसके बाद राजत्व के सिद्धांत में राजा और उसके नीचे के कर्मचारी यानी मंत्रीगण इत्यादि इत्यादि रहे हैं। फिर अगला है स्त्रीकरण एक प्राचीन संकल्पना है, यानी स्त्रीकरण अभी से नहीं आया, एक प्राचीन संकल्पना है। इसे जेंडर बेस्ड पर भी माना जाता है। अगर मार्क्स कहेंगे आदिम साम्यवादी समाज में भी पाया जाता है। मार्क्स ने जितने भी दास समाज, एशियाई समाज और पूंजीवादी समाज, जितने भी समाज बताए, सभी में दो स्तरों पर स्त्रीकरण को जो है परिभाषित करने की कोशिश करी। फिर आगे क्या कहते हैं, स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, कोई भी समाज स्त्रीकरण से रहित नहीं है। स्त्रीकरण परिणामी है, ठीक है। स्त्रीकरण परिणामी इस तरीके से है कि ये जो है एक तरीके से ऑर्डर क्रिएट करता है। अगला, इसके विभिन्न स्वरूप हैं, स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप, जो जाहिर है स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं, क्योंकि ये सिर्फ सामाजिक व्यवस्था में नहीं पाया जाता बल्कि आर्थिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, सभी जगहों पर ये पाया जाता है। जैसे मान लो इसे हम राजनीतिक व्यवस्था में देखें या लोकतंत्र में देखें तो आप देखेंगे कि पीएम है, फिर डिप्टी पीएम है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मंत्रिमंडल है, फिर मंत्रिपरिषद है, उसके फिर नीचे आपको सांसद मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं पूरी प्रक्रिया, तो ये हर जगह आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं स्त्रीकरण के आधार पर। तो टालकट पार्सन्स ने कितने आधार बताए, 6 आधारों पर बात करी है। टालकट पार्सन्स ने 6 आधारों पर बात करी है। पहला है नातेदारी समूह की सदस्यता। इस आधार पर पार्सन्स व्याख्यायित करते हैं स्त्रीकरण को, नातेदारी समूह की सदस्यता के आधार पर। दूसरा है अर्जित उपलब्धि के आधार पर। नातेदारी समूह के आधार पर कहने का क्या आशय है कि नातेदारी के आधार पर हम कैसे जो है इसे जस्टिफाई करते हैं। फिर अर्जित उपलब्धि के आधार पर, भाई नातेदारी के आधार पर भी तो वो है, कोई पिता है तो कोई बेटा है, तो ये वर्गीकरण स्त्रीकरण है कि नहीं, अपर और लोअर, इन पिताजी के भी पिताजी हैं, ठीक है।
दादा जी, उसके बाद परदादा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो एक स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये अर्जित उपलब्धि, अर्जित उपलब्धि कैसे है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति पीएम बन गया या कोई व्यक्ति डीएम बन गया, तो ये तब स्ट्रेटिफिकेशन होता कि नहीं होता? इसके नीचे सारे कर्मचारी होते हैं, इनके नीचे जैसे जो पदाधिकारी हैं, तो ये अर्जित उपलब्धि भी है। फिर व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भी जो है स्ट्रेटिफिकेशन होता है। कोई बहुत ही स्मार्ट है, कोई बहुत ही बलिष्ठ है, इस तरीके से। कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कोई बहुत कम बुद्धिमान है, कोई किसान है तो कोई जो है पता लगा पूंजीपति है। फिर ये द्रव्य जात है, ये एक तरीके से सब जगह है। फिर अगला है सत्ता, सत्ता के आधार पर भी इसे हम देखते हैं कि सत्ता जिसके पास है वो क्या है? शासक है, और जो सत्ता जिसके पास नहीं वो क्या है? वो शोषक है, वो एक तरीके से शासित है, उसका शासन किया जा रहा है। जैसे अगर आप पैरेटो को देखें तो पैरेटो फॉक्स एंड जो है लाइन का कंसेप्ट देते हैं, वो इसी तरह बताते हैं। वो कहते हैं लाइन जो है वो सत्ता में रहता है, और जो फॉक्स होते हैं वो सत्ता पर नज़र बनाए रखने की कोशिश करते हैं। फिर अगला शक्ति, शक्ति का सिद्धांत। तो शक्ति दो तरीके की होती है, लीगल भी होती है, इलीगल भी होती है। लीगल शक्ति ऐसे है जैसे डीएम है या इनकम टैक्स ऑफिसर है। आजकल मार्च का महीना चल रहा है, खूब क्लोजिंग चल रही, खूब जो है टैक्स कलेक्शन चल रहे हैं, तो लीगल तरीके से लिया जा रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा। एक चोर है जिसके पास शक्ति, जो आपको पकड़ के चार चट्ठा लगा के जो है संपत्ति ले सकता है, आपकी प्रॉपर्टी छीन सकता है। तो इस आधार पर कोई बड़े स्तर का गुंडा है, कोई छोटे स्तर का गुंडा है, उस आधार पर भी आप इसे जस्टिफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स के शब्दों में इसे देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स का एकदम सीधा सा कंसेप्ट है, वो ऐसे बताते हैं, वो पूंजीपति कहते हैं, पूंजीपति होते हैं और सर्वहारा यानी मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं। इन दो आधारों पर उसे जस्टिफाई करते हैं। और उनकी व्याख्या है मोड ऑफ प्रोडक्शन की। वो कहते हैं उत्पादन के साधन पर जिसका नियंत्रण है, यानी इस बेस पर जिसका नियंत्रण है, साधन पर जिसका नियंत्रण है, वो पूंजीपति होगा, और जिसका नहीं है वो सर्वहारा होगा, यानी गुलाम होगा। तो दो वर्ग हैं, बस आपको ये याद रखना है, आपका एग्जाम में इससे काम चलेगा। व्याख्या याद रहेगी तो जो है बर्डन कम रहता है रट्टा लगाने में, लेकिन आपको पूंजीपति सर्वहारा दो वर्ग आपको याद रखने हैं। अगला है सोरोकिन और वेबर कुछ वर्गीय व्याख्याएं करते हैं। तीनों वर्गीय व्याख्या पर दोनों लोग सहमत हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा व्यावसायिक और तीसरा आर्थिक। अगर कभी ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि राजनीतिक, व्यावसायिक और आर्थिक आधार पर जो है स्ट्रेटिफिकेशन को किसने अप्लाई किया है, तो सोरोकिन और मैक्स वेबर ने, पितृम सोरोकिन और मैक्स वेबर ने। अब हम लोग किंग्सले डेविस के अनुसार समझते हैं। किंग्सले डेविस स्ट्रेटिफिकेशन को दो आधार पर देखते हैं, एक स्टीम, एक जो है देखते हैं वो जो है सम्मान के स्तर पर, और दूसरा प्रतिष्ठा के स्तर पर। एक को देखते हैं सम्मान के स्तर पर और दूसरा प्रतिष्ठा के स्तर पर देखते हैं। दो आधारों पर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। किंग्सले डेविस कैसे जस्टिफाई करते हैं? सम्मान और प्रतिष्ठा के आधार पर, दो आधारों पर जस्टिफाई करते हैं। फिर आपने हारालंबोस को की बुक भी खूब पढ़ी होगी सोशियोलॉजी में, तो हारालंबोस इसे तीन आधारों पर बताते हैं, पावर, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, और धन यानी मनी। ये हारालंबोस हैं। हारालंबोस शक्ति, प्रतिष्ठा और धन तीन के आधार पर बताते हैं। पावर, स्टीम एंड मनी, तीन आधारों पर इसे जस्टिफाई करते हैं। ये मार्क्स से सहमत बिल्कुल नहीं है। अब बार्टोमोर किस दो आधार बताते हैं? बार्टोमोर भाई दो आधार बताते हैं, एक इनका है प्रतिष्ठा और दूसरा है शक्ति। प्रतिष्ठा और दूसरा है शक्ति। ये किसका कंसेप्ट है? बार्टोमोर का। प्रतिष्ठा, उच्च प्रतिष्ठा का व्यक्ति, निम्न प्रतिष्ठा का व्यक्ति, और शक्ति के आधार पर। ओल्सन इनका भी पूछा गया है। ओल्सन किन दो आधारों पर? तीन बताते हैं। तो इनका शक्ति, सुविधा और सम्मान के आधार पर, शक्ति, सुविधा और सम्मान के आधार पर
वो सामाजिक स्तरीकरण को जस्टिफाई करते हैं। C.W. मिल्स, इनका क्या है, ये विशेषाधिकार सत्ता और प्रतिष्ठा के आधार पर, विशेषाधिकार सत्ता प्रतिष्ठा इनके आधार पर बताने की कोशिश करते हैं। और मैक्स वेबर ये 3P का मॉडल देते हैं, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये बहुत पूछा जाता है, प्रॉपर्टी हो गया एक P, दूसरा पावर हो गया, और फिर तीसरा प्रेस्टीज हो गया, प्रेस्टीज। 3P का मॉडल है, कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं 3P का मॉडल किसने दिया, तो मैक्स वेबर ने दिया। क्या है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पावर और प्रतिष्ठा, शक्ति, सम्मान, संपत्ति, 3 मॉडल है इनके, 3P का मॉडल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां से प्रश्न आने स्वाभाविक हैं, 3 प्रश्न कम से कम आएंगे, आप लोग उनके लिए तैयार रहिए, 3 से 4 प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोरोकिन स्तरीकरण की और विस्तृत व्याख्या करते हैं। वो अंतर व्यावसायिक स्तरीकरण और अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण की बात करते हैं, 2 याद रखना है, अंतर व्यावसायिक और अंतः व्यावसायिक स्तरीकरण। अब इसको हम लोग और ठीक तरीके से समझेंगे। एक कंसेप्ट होता है क्षैतिज और एक होता है उदग्र। क्षैतिज का मतलब होता है पैरेलल और इसका मतलब होता है अपवर्ड, अपवर्ड। उदग्र मतलब ऊपर की तरफ, क्षैतिज का मतलब ऐसे ऐसे। यानी जैसे आप सीतापुर में क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं या डीएम ही क्यों ना हो, और आप लखनऊ में आकर डीएम बने, सीतापुर से आप लखनऊ में डीएम बने, सीतापुर में भी डीएम थे, लखनऊ में भी डीएम है, तो इसे अगर वहां से यहां पर आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, तो इसे कहा जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। क्लियर। और उदग्र गतिशीलता के मतलब है कि आप डीएम थे और उसके बाद आप जो है बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो ये उदग्र गतिशीलता होती है, उदग्र गतिशीलता ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड मोबिलिटी। अब इसी में सोरोकिन ने 2 बताए हैं, एक है अंतर व्यावसायिक गतिशीलता और दूसरा है अंतः व्यावसायिक गतिशीलता। इसमें बेनेडिक्ट के शब्दों में हम लोग देखते हैं, इनकी पुस्तक है क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस एंड पावर। उसमें वो 3 बातें बताते हैं, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति के सिद्धांत को देते हैं, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति के सिद्धांत को बताते हैं। फिर बात करते हैं एंद्रे बेते के शब्दों में, एंद्रे बेते की पुस्तक है क्लास स्टेटस एंड पावर, क्लास स्टेटस एंड पावर, ये भी आप ठीक से समझे रहिएगा। इसमें जाति, वर्ग और शक्ति की बात करते हैं, यहाँ परिस्थिति नहीं है, शक्ति है, ये बहुत पूछा जाता है। जाति, वर्ग और शक्ति की बात करते हैं, जाति, वर्ग और शक्ति की बात करते हैं। फिर देखते हैं जॉनसन के शब्दों में, जॉनसन 2 तरीके से इसे जस्टिफाई करते हैं, एक अभ्यांतर समूह और दूसरा है आगंतुक समूह। एक है अभ्यांतर समूह और दूसरा है आगंतुक समूह के रूप में इसे जस्टिफाई करते हैं। फिर बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को। यह सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत कुछ इस तरीके से है। पहला प्राकार्यवादी सिद्धांत, पहला है प्रकार्यवादी सिद्धांत, इसमें है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। आगे हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के बारे में। सामाजिक स्तरीकरण का पहला सिद्धांत है प्रकार्यवादी सिद्धांत, यानी यहां पर जो स्ट्रेटिफिकेशन यानी ऊपर और नीचे के संदर्भ में बात होगी, ऊंच नीच की बात होगी, इसको प्रकार्यवादी ढंग से बताया जाएगा। तो पहली इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। उसमें इसमें इसके जो समाजशास्त्री चिंतक कौन है, ये डेविस एंड मूर,
डेविस एंड मूर, ये लोग इस संदर्भ में काफ़ी काम करते हैं। तो इसमें जो इसके प्रवर्तक हैं डेविस मूर, दुर्खीम, ब्राउन, स्पेंसर, मेलिनोव्स्की, मेल्विन ट्यूमेन और माइकल यंग। अब कैसे प्रश्न यहाँ पर आएगा? प्रश्न ऐसे भी दे देगा कि समाजशास्त्र में स्टडीफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण की प्रकारवादी व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है, या बंच बना देगा 2-2, 3-3 के, एक उसमें गलत नाम डाल देगा, ठीक है, मेल्विन टेविन की जगह मार्क्स दे देगा, कोजर दे देगा, तो फिर वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप ध्यान से इसको नोट करिएगा। डेविस एंड मूर, इमाइल दरखाइम, रेडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, मेलिनोव्स्की, मेल्विन ट्यूमेन और माइकल यंग, ये लोग प्रकारवादी व्याख्या करते हैं। जबकि संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत संघर्षवादी जो व्याख्याएं हैं, ये डियर फ्रेंड्स ये नकारात्मक व्याख्या है। ये समाज को नकारात्मक ढंग से यानी एक संघर्ष के संदर्भ में जस्टिफाई करते हैं। स्टडीफिकेशन को अच्छा नहीं मानते। मार्क्स कहते थे कि जो स्तरीकरण है ये शोषण का आधार है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्ग संघर्ष, क्लास फॉर इट सेल्फ की बात करी थी कि स्वयं में चेतना लाओ और संघर्ष करो ताकि उत्पादन के साधनों पर सबका समान नियंत्रण हो जाए, इत्यादि इत्यादि। तो इसके प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और इसके इस श्रेणी में जो है डेरेंडॉर्फ, रेंडॉल कॉलिंस, कोजर इत्यादि समाजशास्त्री हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, कार्ल मार्क्स, डेरेंडॉर्फ, रेंडॉल कॉलिंस और कोजर, ये लोग हैं इसमें। फिर हम लोग बात करेंगे और इनकी जब संघर्षवादी व्याख्या पर डिटेल में लेक्चर बनाएंगे तो विश्लेषणात्मक व्याख्या भी करेंगे। अगला है अंतःक्रियावादी सिद्धांत। इससे जुड़े हुए नाम है, सबसे पहले मैक्स वेबर, इनको जान लीजिए। शक्ति का सिद्धांत, इसमें पहला सिद्धांत है अंतःक्रियावादी सिद्धांत में। तो ये शक्ति का सिद्धांत किन आधारों पर है? आर्थिक आधार पर है, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, ESP। तो आप इसको एकदम रट लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है कि आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो वेबर ने दिया। और ये क्या चीज बताते हैं? पार्टी, प्रेस्टीज और क्लास। पार्टी, प्रेस्टीज और क्लास, 3 आधारों पर बताते हैं। वर्ग, परिस्थिति, दल। अब इसमें और कुछ नाम देखते हैं हम लोग, जैसे जीवन अवसर, वर्ग स्थिति। अब मार्क्स जिसको कहते हैं जिनके पास एक प्रकार के आर्थिक साधन व एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करते हैं। मैक्स वेबर उससे थोड़ा सा भिन्न, लेकिन क्या कहते हैं? लाइफ चांसेस, जीवन अवसर। जिनके पास एक प्रकार की सुविधाएं हैं, एक प्रकार के अवसर है, वो एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करेंगे, एक प्रकार से जीवन जिएंगे। और इसी के में वो वर्ग स्थिति की बात करते हैं। जिनके पास एक प्रकार के आर्थिक साधन है वो एक प्रकार का वर्ग बनाएंगे। तो ये जीवन अवसर कभी कभी पूछ लेता है कि जीवन अवसर किसने कहा? तो आप कहेंगे मैक्स वेबर ने कहा। वर्ग स्थिति पूछ लेगा, किसने कहा? स्टेटस ग्रुप, स्टेटस क्लास, सॉरी स्टेटस क्लास। स्टेटस क्लास का कंसेप्ट किसने दिया? तो मैक्स वेबर ने दिया। अगला सिद्धांत है फ्रैंक पार्किन का। फ्रैंक पार्किन का काफी अहम है, पूछा जाता है। यहां मैं हर एक अहम चीज को यहां आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसमें कहीं से भी कुछ नहीं है, आप लोग आराम से आखिरी पर तक लेक्चर के साथ बने रहिए। फ्रैंक पार्किन का सिद्धांत, इसमें इसे एक नाम मतलब इन्होंने दिया है सामाजिक समापन की अवधारणा। सामाजिक समापन की अवधारणा फ्रैंक पार्किन ने। उसमें वो क्या कहते हैं? सामाजिक समापन, वो कहते हैं कि पैसे के आधार पर, आसानी के साथ समझ जाओगे, पैसे के आधार पर वर्ग का निर्धारण, पैसे के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है, पैसे के आधार पर। आगे बात करते हैं W.L. वार्नर के शब्दों में। यांकी सिटी, ये यूएसए में पड़ता है, यहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। यांकी सिटी यूएसए में पड़ता है, वहां का अध्ययन उन्होंने किया है। ये कई बार पूछा है, वार्नर ने कहाँ का अध्ययन किया? यांकी सिटी का अध्ययन किया। और इन्होंने 6 प्रकार के वर्ग बताए, 6 प्रकार से स्तरीकरण किया, 6 टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, 6 टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, 6 प्रकार के वर्गीकरण बताए। क्या बताए? अब देखो बड़ा मजेदार है। पहला है उच्च वर्ग यानी अपर क्लास, फिर उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की बात बताई।
एकदम क्रम से ही पूछ लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। उच्च वर्ग फ्रेंड्स, फिर उच्च मतलब उच्चतम उच्च वर्ग, फिर निम्नतम उच्च वर्ग, फिर दूसरा है मध्यम वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग, निम्नतम मध्यम वर्ग, फिर आगे क्या कहता है निम्न वर्ग, निम्नतम उच्च वर्ग, निम्नतम निम्न वर्ग। इस तरीके से अपनी व्याख्या ये प्रस्तुत करते हैं। आगे हम लोग इसे देखेंगे संकलनशीलता, यह संकलनवादी सिद्धांत है, संकलनवादी सिद्धांत के आधार पर इसे हम लोग समझेंगे। संकलनवादी सिद्धांत के आधार पर। अब ये दिया किसने है? वार्नर ने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है और ऑलन राइट ने दिया है। वार्नर, मैक्स वेबर और ऑलन राइट ने दिया है। इसमें है क्या? सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को तो सब इसके किसने दिया? बाटोमोर ने दिया है, बाटोमोर ने दिया है। वो इसमें क्या क्या कहते हैं? दास प्रथा, जागीर प्रथा, जाति प्रथा और वर्ग व्यवस्था, इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में। बाटोमोर ने जाति व्यवस्था, जागीर व्यवस्था, दास व्यवस्था, जागीरदार व्यवस्था, जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, ये चार आधार हैं दास व्यवस्था का, जागीर व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का या वर्ग व्यवस्था का। अब हम लोग स्तरीकरण पर वार्नर के बारे में जाने कि वार्नर ने क्या क्या कहा है। तो वार्नर ने कहा है कि दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक है सम्मान और दूसरा है प्रस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप और स्टीम। दो आधारों पर हम स्ट्रेटिफिकेशन को समझ सकते हैं। फिर सी राइट मिल्स को हम लोग समझते हैं, इन्होंने अभिजात शक्ति की बात करी थी। अभिजात यानी इलीट पावर की बात करी थी। उसमें वो तीन प्रकार की बातें कहते हैं, एकदम रट लीजिएगा। तीन प्रकार की पावर की बात करते हैं, आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य। C.W. मिल्स किन तीन बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं? सोशलॉजिकल इमेजिनेशन इनकी बुक भी है। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति, तीन प्रकार की बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग माइकल यंग के कंसेप्ट पर। इनका है योग्यतम या योग्यता तंत्र का सिद्धांत। योग्यता तंत्र का सिद्धांत का मतलब क्या है? जो व्यक्ति योग्य है वो ऊपर रहेगा, जो योग्य नहीं है वो नीचे रहेगा। बस सिंपल है एकदम। बस आपको पीटी में यह याद रखना है, योग्यता तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? माइकल यंग ने दिया। योग्यता तंत्र का सिद्धांत किसने दिया? माइकल यंग ने दिया। फिर अगला कॉक्स का पूछा गया है एक बार। यह जाति, वर्ग और प्रजाति की बात करते हैं। अब मैंने आप लोगों को कई बार प्रजाति के बारे में बताया कि प्रजाति क्या बला है। प्रजातियां बेसिकली जातियों का उपसमूह है, एक तो ये बात, या इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको रेस कहते हैं इंग्लिश। तो वे प्रजातियां वे होती हैं जो खास तरीके से अपनी जीवन शैली को जीती हैं, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल होती हैं, लेकिन अपनी जो इससे उनकी संस्कृति एकदम भिन्न होती है। जैसे तिब्बती हो गए, नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, वो खास तरीके की पहनावा, खास तरीके की जीवन शैली, खास तरीके का जो है लाइफ स्टाइल पूरा फॉलो करते हैं। ये जनजातियां बिल्कुल नहीं है, जनजातियां समाज से पृथक रहती हैं। अब हम लोग वेबलन के बारे में समझते हैं। वेबलन, इन्होंने क्या कहा है? थ्योरी ऑफ लेजर क्लास की बात करी, थ्योरी ऑफ लेजर के क्लास की बात करी। उसमें इन्होंने क्या बताया? उसमें वो एक तरीके से वो कहते हैं कि जिनके पास साधन है, जैसे मान लो आजकल टाइप, जैसे जिनके पास सुविधा है, जैसे मान लो कि समझाने के लिए रमेश के पास सुविधा है, वो एप्पल का फ़ोन ला रहे हैं, मर्सिडीज ला रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं आजकल जिसके पास सुविधा नहीं है वो भी एप्पल का फ़ोन और जो है बड़ी बड़ी चीज़ें लाने की कोशिश करता है। तो सुविधा ना होने पर भी सुविधा का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, उसी को कहता है थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में जस्टिफाई करते हैं। फिर आगे कुछ और अवधारणाएं हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, जो कई बार पूछी गई हैं, तो इनको आइए हम लोग लेते हैं। जिसमें पहली अवधारणा का नाम है, ये स्ट्रेटिफिकेशन की ही अवधारणाएं हैं फ्रेंड्स। इसमें एक अवधारणा क्या है? स्तरीकरण का परिणाम सूचक सिद्धांत। यह अवधारणा किसने दी है? तो मेल्विन टूमिन ने दिया।
स्तरीकरण की परिणाम सूचक अवधारणा मेल्विन ट्यूमेन ने दी। फिर अगला है स्तरीकरण का ख्याति सूचक सिद्धांत किसने दिया? ये रिचर्ड सैंडर्स ने दिया। रिचर्ड सैंडर्स ने दिया स्तरीकरण का ख्याति सूचक सिद्धांत, रिचर्ड सैंडर्स ने दिया। फिर अगला है, अब हम लोग जानेंगे सामाजिक विभेदीकरण को। एक और चीज जान लेते हैं, स्तरीकरण का प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत किसने दिया? प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत ये वार्नर ने दिया है। स्तरीकरण का प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत वार्नर ने दिया है। अब हम लोग एक नए सिद्धांत को जानेंगे, सामाजिक विभेदीकरण, सोशल डिफरेंटेशन। ये है क्या? इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जैसे एज, सेक्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल आधार पर जब विभेद किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक विभेदीकरण। जैसे किसी की एज मान लो 80 साल है, किसी की 14 साल है, कोई मेल है कोई फीमेल है, जैसे मेल को ज़्यादा डोमिनेट माना जाता है, फीमेल को नहीं माना जाता। इकोनॉमिक स्थिति में कोई अमीर है कोई गरीब है, पॉलिटिकली कोई व्यक्ति शासन में है कोई शासन में नहीं है, ज्योग्राफिकली कोई बहुत अच्छे क्षेत्र से कोई बहुत बेकार क्षेत्र में है। तो इन सब आधारों पर स्तरीकरण किया जाता है, एज वगैरह और व्यक्ति वगैरह के आधार पर। इसको दुर्खिम अपने शब्दों में जस्टिफाई करते हैं। दुर्खिम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन पूछी जा सकती है। अगर आपको सामाजिक विभेदीकरण क्लियर हो गया है तो आप हमें बताइए। सामाजिक विभेदीकरण 100% क्लियर होगा, कभी नहीं बोलोगे। ये सब चीज़ें इंटरव्यू जब दोगे वहाँ बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रहना चाहिए, वहाँ प्रैक्टिकल याद रहना चाहिए, वरना पूछ लेते हैं आदमी की हवा टाइट हो जाती है। फिर हम लोग दुर्खिम क्या कहते हैं, सामाजिक विभेदीकरण अस्तित्व के लिए संघर्ष और शांतिपूर्ण हल है। यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं शांतिपूर्ण हल है। शांतिपूर्ण हल कैसे? अस्तित्व के लिए संघर्ष, हर आदमी चाहता है कि हम ऊंचे बने रहें, ओहदे में ऊंचे बने रहें। हर आदमी डीएम बनना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन नहीं बन पाता। तो जो व्यक्ति मान लो चपरासी है तो उसको वहां पर बताया जाता है कि तुम्हारा ये काम है, तो वो फिर क्या है, हल एक निकाल लिया जाता है कि आप पहले संघर्ष करिए, ना बनिए। जैसे मान लो कोई एक आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है, आईएएस नहीं बन पाता, मान लो क्लर्क बन के रह जाता है, तो क्या वो जो है आईएएस की गर्दन तो नहीं दबा देता। तो शांतिपूर्ण हल है कि भाई आप जो है इस पद पर नियुक्त किए गए हैं, आपका ये कार्य है, तो फिर एक आप वो समझ जाता है कि मेरा क्या काम है, मैं किस हैसियत में हूँ, मुझे क्या काम करना है, मेरी क्या योग्यता है, जिसके आधार पर मेरा चयन किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कंप्लीट लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में और बहुत टाइम भी लगता है। आप लोग हमारे लेक्चर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हम अपनी तरफ से एकदम जो है दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले पाएं। आप जिससे मेरा भी थोड़ा बहुत नाम होगा, और यदि आप सफल हो जाते हैं तो फीस तो जो आदमी देता ही है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ मायने नहीं रखती, वो बहुत छोटी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत मेहनत में आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, जिससे आप लोग अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू वेरी मच।